अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों की आमद आती है तो एलपीजी गैस सिलेंडर्स की जो इस्तेमाल है उसमें इजाफा हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं दम घुटने के वाक़यात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से कुछ इदारे होते हैं जो कि फ्रंट लाइन पर रहते हुए शहरियों को अपने दिफा के हवाले से और मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह करते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल में सिविल डिफेंस इदारा शहरी दिफा जो है वो फ्रंट लाइन में हमें नज़र आता है। किस किस तरह से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या-क्या सूरत-ए-हाल है और कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करवाते हुए शहरियों को दिफा के हवाले से आगाह भी करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। राना तारिक वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं साउथ पंजाब के सिविल डिफेंस के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा क्या सर्विस रही, कितना अरसा हो गया, कहाँ-कहाँ तैनात रहे? थोड़ा-सा अपने हवाले से। जी पीसीएस कंबाइंड एग्ज़ाम देकर हम आए थे डिपार्टमेंट में 97 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 इयर्स होने वाले हैं और सियालकोट रहा मैं, मुज़फ़्फ़रगढ़, बक्खर, मियांवाली और हाफ़िज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, लाहौर, फिर अपने शहर मुल्तान। माशाल्लाह, आप तकरीबन एक तरह देखा जाए पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपका एक ट्रैवल रहा है और आपका जो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होगा इस हवाले से। सर, सबसे पहले हम प्रोग्राम को शुरू जो कर रहे हैं, इदारा शहरी दिफा सिविल डिफेंस, इसका मेन जो काम है वो क्या-क्या है? देखने वालों को पहले ये लाज़मी बताइए। ये उन डिपार्टमेंट में से है जिसका अगर हम रोल की बात की जाए तो एक इसकी इर्तकाई मनाजिल है कि सबसे पहले ये अदारा शुरू हुआ था कि अगर कोई हमला होता है जंग के दौरान तो लोगों को अवेयरनेस के लिए ये सायरन बजाया करते थे कि अब हमला होने वाला है। और जब हमला ख़त्म हो जाता था तो फिर भी सायरन बजा के लोगों को आगाह किया जाता था कि अब ख़तरा टल गया। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर फर्दर रोल इसमें आया, बम डिस्पोज़ल भी आ गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ्लड के काफ़ी अरसा हमने काम किया। यानी कश्ती में भी, दरियाओं के अंदर लोगों को बचाना, ये सारा काम होता रहा। फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्न दौर की, कि हैज़र्ड जो है शहरों में ज़्यादा हो गए और हमारे आस-पास बहुत से हैज़र्ड्स मौजूद हैं। तो फिर इंतज़ामिया की डायरेक्शन पे हमारा काम बॉम्ब डिस्पोज़ल में भी बढ़ गया और बॉम्ब डिस्पोज़ल की जो स्वीपिंग होती है, किसी जगह को डिक्लेयर करना कि ये सेफ है, उसमें हो गया है। इसी तरह जो इल्लीगल पेट्रोल पंप्स हैं, उस पे कार्रवाई करना, एलपीजी की डिकैंटिंग हो गई, वो हो गया। इसके अलावा जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, उधर आके कोई ऐसे वाक़यात ना हो, वहाँ पे अरेंजमेंट इंश्योर करवाना और वार्डन सर्विस देना, लोगों को वॉलंटियर्स वगैरह प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन में कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी कोई हादसा हो तो रिस्पॉन्स अच्छा हो। ठीक। तो ये वेरी किया है रोल। सही। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा कि इस वक़्त जो अब सर्दियाँ आने वाली हैं अगर हम बात कर लें, सिविल डिफेंस किस तरह से तैयारी करे? क्योंकि देखें अब हम न्यूज़ से हैं, हम अक्सर देखते हैं कि दम घुटने से इतने शहरी जो है वो जान की बाज़ी अपनी हार गए घर में, पता ही नहीं होता लोगों को ना। और जो ग गैस सिलेंडर धमाके हैं, इसकी इंश्योरिटी के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है? ना किस लेवल की चीज़ें, इनकी कार्रवाइयाँ, थोड़ा-सा इस रोशनी इस पे थोड़ी-सी डालिएगा। जब सर्दी होती है जैसे पता है आपको कि एक तो सुई गैस की जो शॉर्टफॉल है वो अच्छा खासा हो जाता है और शेड्यूल भी चेंज हो जाता है। और इस बार 3 बार का शेड्यूल है, मॉर्निंग का अलग है, दोपहर का अलग है और शाम का अलग है। टोटल 8 घंटे गैस आनी है और 16 घंटे गैस नहीं आनी। और बाज़ जगहों पर तो गैस का प्रेशर भी बड़ा कम होता है। तो इसको हम 2-3 तरीके से हम देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि पहली बात तो ये है कि गैस आप चाहे कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं घरों में या नहीं कर रहे, सोने से पहले आप जितने भी कनेक्शंस हैं उसका मेन वाल्व वो बंद करें। कहीं गलती से अगर कोई चूल्हा रह गया है और वो लोड शेडिंग जब ख़त्म हुई सुबह सवेरे गैस आ गई तो और सब सो रहे हैं तो ये इतनी खतरनाक होती है कि जब लोग सो रहे होते हैं उस वक़्त भी असर कर जाती है। अभी ये इस साल आपको पता है ये वाक़या भी हुआ यहाँ पे अंदरून शहर में, रमज़ान के पहले रोज़े में ही गैस रात को चली गई थी, उनका चूल्हा खुला रहा और सहरी के टाइम जब वो उठे हैं, तो पहले गैस भर चुकी थी किचन में, जैसे ही वो खातून ने माचिस चलाई है, तो ब्लास्ट भी हुआ, खुद भी उनकी डेथ हो गई, हमसायों में दीवार गिर गई। तो ये वो मामलात हैं कि सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए सबको
कि आखिरी काम जो सोते वक्त करना है वो हमने इंश्योर करना है कि गैस का मेन कनेक्शन बंद है, चूल्हे हमारे बंद हैं। अच्छा, अगर जब गैस नहीं होगी तो ज़ाहिर है सर्दी से बचने के लिए लोग 2 इस्तेमाल करेंगे जो हमारे यहाँ रवायती ईंधन बन चुके हैं। एक तो हम कोयले जलाएँगे, कोयला या लकड़। अब कोयला जलाना भी इतना खतरनाक है कि हम समझते हैं कि जी जैसे ही कोयला जलाया है, तो उसको हम कमरे में ले आते हैं। कोयला 2 तरीके से जो खतरनाक काम होता है वो होता है। पहली बात ये है कि आपको ना कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। वो ऑक्सीजन लेगा तो उसका शोला जलेगा, आग जलेगी। दूसरा कोयला कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा कर रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें उस घर में, उस कमरे के अंदर जो पहले ही बंद किया होता है कि सर्द हवा ना आए, तो उससे जो लोग सो रहे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है कि वो सोते हुए ही असर करती है और कब किसी की डेथ होगी पता ही नहीं लगता, बंदा उठ ही नहीं पाता उसमें। तो काइंडली मेहरबानी करें कि अगर कोयले आपने जलाने हैं, तो जब तक वो अंगारे ना बन जाएँ, जब तक वो पूरे जल कर उसका शोला खत्म हो जाए, तब आप अंदर लाएँ और वो भी इंश्योर करें कि सोने से पहले वो भी बाहर हो। सोने से पहले आप बिल्कुल नेचुरल होके रहें। आप स्वेटर ले लें ज़्यादा, आप कंबल ले लें, रज़ाई ले लें, लेकिन आप अंदर ना वो रखें। एक तो ये सबसे बड़ी बात है जो मेन बातें होती हैं। अब बात आ जाती है एलपीजी का इस्तेमाल। जो एलपीजी का इस्तेमाल है, वो अच्छा खासा हो जाता है सर्दियों में और एलपीजी के सिलेंडर के बारे में ना लोगों में बहुत से वहम हैं और वो मेन बात ये है कि जी कहीं वो फट जाते हैं, तो लोगों के ज़हनों में ये भी कन्फ्यूजन मैं आपके चैनल के वसातत से दूर करना चाहूँगा। एलपीजी के सिलेंडर जब भी फटते हैं, ये मिसहैंडलिंग पे फटते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके पास एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है और आपने गलत तरीके से चलाई, तो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होगा और गाड़ी का भी एक्सीडेंट होगा। उसकी वजह है जैसे मुल्तान की बात करते हैं, मुल्तान शहर में अगर अंदाज़न 5 लाख घर हैं, तो तकरीबन हर घर में ना एक सिलेंडर मौजूद है। मेरे घर भी मौजूद है और सब स्टैंडर्ड सिलेंडर ज़्यादा है। और यानी आप कह रहे हैं कि 5 लाख नहीं तो 4 लाख सिलेंडर इस वक़्त हमारे घरों में हैं और 4 लाख गाड़ियाँ नहीं हैं। 4 लाख सिलेंडर हैं और हर घर में यूज़ हो रहा है वो और जब उसके साथ मिसहैंडलिंग होगी, उसका गलत तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, तो वो फट जाता है। अब इसकी मेन जो हमारे मुशाहिदे में बातें आई हैं, वो ये है कि अक्सर लोग खूब जब सख्त सर्दी होती है, तो जो सिलेंडर बाहर पड़े होते हैं ना, वो जम जाते हैं। वक़्ती तौर पे उसमें जो एलपीजी है, वो फ्रीज़ हो जाती है। क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड है और जब ज़्यादा ठंड पड़ी तो वो फ्रीज़ हो गई। अब वो अगर कमरे में ले आते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है, दोबारा गैस बन जाती है, लेकिन उनको होती है जल्दी। वो क्या करते हैं कि उसको आग के करीब रखना चाहेंगे। अभी कैंट में एक शामी कबाब वाला था, बड़ा मशहूर आदमी, तो उसने क्या किया कि उसने गरम तवे के ऊपर सिलेंडर रख दिया ताकि जल्दी वो मेल्ट हो जाए। लेकिन वो फौरी तौर पे गैस जो है एक्सपैंड होती है, उसमें जो उसका एक किल्ली सी होती है, नोजल टाइप जो उसके ऊपर होती है जहाँ से गैस आती है, वॉल टाइप, तो वो निकलता है और उसके सीने में जाके घुस जाता है, उसकी स्पॉट डेथ होती है। तो हमें जब कहा जाता है ना कि सिलेंडर फट गया, सिलेंडर बहुत कम फटते हैं, नॉर्मल हैंडलिंग में सिलेंडर नहीं फटते। जब भी आप इसके साथ ज्यादा गैस डलवाएंगे या उसको आग के करीब रखेंगे या गर्मियों में ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे, गर्मियों में तो मकसद कहते हैं कि अगर 5 केजी का सिलेंडर है तो आप 3 केजी डलवाएं। तो सिंपल सी बात है, अगर लोग इसको थोड़ा सा फॉलो कर लें, लीकेज पे तवज्जो दें और उसकी हैंडलिंग पे, कि आप उसको सर्दियों में कभी भी आग के पास ना लेके जाएंगे, जल्दी मेल्ट हो जाए, वो खुद ब खुद हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है, लिक्विड दोबारा गैस बन जाती है और हादसात बच सकते हैं। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा अहम बातें बताई, ये आगाही दी। अच्छा, इस हवाले से आपका डिपार्टमेंट किस अंदाज में काम कर रहा है? तालीमी इदारों में और दीगर भी वर्कशॉप्स आप करते रहते हैं? ये सूरत हाल चलती है सारा साल? बिल्कुल चलती रहती है, लेकिन हमारे जो टारगेट्स हैं, वो हम चाहते हैं कि चैनल्स के ज़रिए हम घरेलू ख़वातीन तक ये पहुँचाएँ। क्योंकि अदारों में या स्कूल्स, कॉलेज में किचन तो नहीं है, तो हमारा जो मेन टारगेट है, वो ये है जो ख़वातीन हैं, जो घर में अकेली होती हैं,
वो इस चीज़ को इंश्योर करें, घर के जो सरबराह हैं वो इंश्योर करें, चाहे वो किसी भी तबके फ़िक्र से हो, कोई भी वो काम करता हो, लेकिन उसको ये पता हो कि रात को मैंने ये काम इंश्योर करने हैं। और वही तरबियत बच्चों को भी दे, अपने घर में भी दे, बहन-भाइयों को दे, बेगम को दे, ताकि लोग मज़ीद इसके शिकार ना हो। अच्छा रन साहब, एक चीज़ है, शहर भर में हम देखते हैं जगह-जगह एलपीजी फिलिंग पॉइंट्स हैं। अक्सर कार्रवाई हो रही होती है, फिर वापस वो काम शुरू कर देते हैं। इसका कोई एसओपी क्या है? रूल क्या है इस? देखें, एलपीजी में जो एक्शन करते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है, वो दफ़ा जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफ़ा 285 और 86 है। ये बेलेबल ऑफेंस है ठीक है। और हम ना हमारे इख्तियार में उनको सज़ा देना है। अच्छा। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इस्तगासा थाने में दे देंगे। ठीक है। पुलिस एफआईआर काटेगी उन दफ़ात के मुताबिक, वो चालान पुट करेंगे कोर्ट में। ठीक है। कोर्ट उनको 1000 रुपये जुर्माना करे, 5000 करें, 10,000 करें, उसको इम्प्रिजनमेंट कैद की सजा दे या ना दे, सब कोर्ट के हाथ में। तो होता ये है आमतौर पे कि वो दोबारा भी इसलिए खुल जाती है कि पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है, चूंकि लोग इजी लोड कल्चर पे चल चुके हैं। हमारे जो लोग हैं वो उनका इतनी पसली नहीं है कि वो पूरा 11.6 kg का जो सिलेंडर होता है बड़ा वो ले सकें। तो वो अपनी दिहाड़ी के लिहाज से थोड़ा सा गैस भरवाएंगे, थोड़ा सा अपने पेट्रोल डलवाएंगे, थोड़ा सा अपना इजी लोड मोबाइल में डलवा के वो ये गुजारा करते हैं। तो बेसिकली जो हम कर सकते हैं हम ये करके कर देते हैं। यानी आप ये देखें कि इस साल भी हमारे कोई 200 से 250 पर्चा हो चुका है एलपीजी के खिलाफ, यानी एक डेली तकरीबन एवरेज समझ लें। तो वो जब जुर्माने वगैरह करके, जाहिर है वो दफात इस तरह की है, जब कोर्ट उनको सुपुर्दारी में उनका सामान वापस हो जाता है और फिर पब्लिक डिमांड, अक्सर मोहल्लेदारी कह रहे होते हैं यार वो हमें जरा दूर जाना पड़ता है, तो आप ये खोलें तो हम लें। तो यानी एक्शंस भी हो रहे हैं और ये रुक भी नहीं रही पब्लिक की वजह से। अच्छा, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का क्या स्ट्रेंथ है मुल्तान में? और आपके पास जो गाड़ी है, इक्विप्ड है मुकम्मल तौर पे? इस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा। बम डिस्पोजल के जो जरूरी सामान होता है ना वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। ये कहते ना कि हर चीज है वो तो मुमकिन नहीं होता, डेली कोई ना कोई इन्वेंशन आ रही होती है। ये भी जो सामान है और गाड़ी है हमें अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से मिली है और उनमें 2-3 अदारे हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, अमेरिकन भी हैं। उन्होंने मिलकर जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 8 गाड़ियां दी थी, उनमें से एक गाड़ी हमारे मुल्तान में भी है। उसमें ज़रूरी सामान है, बम डिस्पोजल सूट है, मुख्तलिफ टूल किट्स हैं। और जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, मैन पावर, तो हमारा बेसिकली जो काम है, जो बम डिस्पोजल को असाइंड है, वो है कि बॉम्ब मिल जाए, बॉम्ब को लोकेट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बॉम्ब को डिस्पोज करना वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमारे पास एक मेन आदमी है जो कमांडर है, उसके साथ कोई 3 लोग हमने और दिए हुए, शिफ्ट्स में काम करते हैं, 24 घंटे की ये सर्विस है। पब्लिक की कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं करती, पुलिस की कॉल पे रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि सेंसिटिव मैटर है सेंसिटिव डेफिनेटली मैटर तौर है। पे। एसएचओ के जब जो रिस्पेक्टिव एसएचओ साहिबान है उनके चैनल से होता हुआ जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है तो तब ये रिस्पॉन्ड करती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए यही सेटअप है। अच्छा, आप सिविल डिफेंस की अगर हम बात करें, आपके पास कितनी मैन पावर स्ट्रेंथ है? वॉलंटियर्स कितने हैं? क्या सूरत हाल है? स्ट्रक्चर क्या है आपके इदारे का अभी मुल्तान में? देखें, जो सरकारी अहलकारान हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उसमें 46 तो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन हाफ उसमें से भी वैकेंट है, खाली हैं। अभी उसकी असामियों पे भर्ती की यानी प्रोसेस जारी है। और इसमें बम डिस्पोजल का स्टाफ है, ट्रेनिंग का स्टाफ है, इमरजेंसी का स्टाफ है, कुछ क्लैरिकल स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं, क्लास 4 हैं, ऐसे ही। और जो हमारी वार्डन सर्विस है, वार्डन सर्विस से मुराद हम रजाकारान जो भर्ती करते हैं, ये 2 कैटेगरी में हैं। एक होता है अनपेड और एक होते हैं पेड। अनपेड की जो तादाद है वो हमारे यहाँ तकरीबन 8000 के करीब है, जो अनपेड हैं, जो एनरोल करवा लेते हैं खुद को। और जो पेड वॉलंटियर हैं वो हमारे पास इस वक्त 280 के अराउंड डिप्लॉयड हैं। जी हाँ, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसमें जितनी भी कैंपेन्स हैं उन सब में हमारे लोग ज़रूर मौजूद हैं। कभी वो इंक्रोचमेंट की हो, डेंगी का हो, और इस तरह डॉग किलिंग्स का हो, स्ट्रे डॉग्स किलिंग्स का हो, और इस तरह जितनी भी कैंपेन्स हैं होती हैं, वहाँ हमारे जो रजाकारान हैं वो साथ साथ होते हैं।
अच्छा, एक चीज़ होती है, आपने कहा हाई राइज़ बिल्डिंग के लिए आप लोग देखते हैं, हालात को चेक करते हैं। एक होती हैं फैक्ट्रियाँ, जो हाई राइज़ तो नहीं होती, फैली हुई होती हैं। नक्शे के मरले से ही आपका काम शुरू हो जाता है और किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि क्या-क्या सूरत-ए-हाल हो? इस हवाले से बताइएगा। इंडस्ट्री का कोई नक्शा हमारे पास नहीं आता। सही। होना चाहिए, आना चाहिए। हमारे पास बेसिकली जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं या कोई कमर्शियल प्लाज़ा। इंस्टॉलेशंस हैं, उनके तो आ जाते हैं। सही। वो भी इस वजह से कि एक बार वो बन गया तो अब उसमें हम कैसे लाइन्स फर्दर बचाएँगे? जब लेंटर डल रहा होता है उसके नीचे वो सारा कुछ अभी तो हो सकता है प्री कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्री का भी इस तरह होना चाहिए। सही। इंडस्ट्री का बनने से पहले हमारे पास आए, हम उसमें बताएँ कि ये तो फिक्स इंस्टॉलेशन है ना जो फायर फाइटिंग की है। अक्सर ऐसा होता है जब हम जाते हैं तो बिल्डिंग वो चीज़ें नहीं होती उस इंडस्ट्री की बिल्डिंग में। वो कहते हैं हमारा नक्शा भी अप्रूव्ड है, अब हम उनको क्या कहें? हम उनको ज़्यादा नोटिस देते हैं, सजेशन देते हैं, कभी-कभार चालान भी कर देते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये होता है कि प्री कंस्ट्रक्शन चीज़ें इंश्योर हो जाएँ तो उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाती डेफिनेटली, जैसे अभी हमने इंडस्ट्रियल स्टेट में देखा, एक बड़ी फैक्ट्री पूरी जलकर खाकस्तर हो गई, ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं कि भई आप इधर-इधर अपनी फायर का जो निज़ाम है उसको बेहतर कर लें। जब अगर कोई नक्शा मंज़ूर ही नहीं करवा रहा, आपके पास आ ही नहीं रहा किसी का नक्शा, है। तो फिर उस सूरत-ए-हाल में होता है। जी, जी, उस सूरत में हाल होता है कि हम गए हैं, हमने उनको इनकलकेट किया, थोड़ा कन्विंस किया। अक्सर जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा सेफ्टी माइंडेड भी नहीं है। वो अब जैसे आपने कहा फैक्ट्री ने इतना नुकसान कर लिया वो हो जाता है अक्सर। लेकिन जो हमारी एडवाइस है, जो टेक्निकल एडवाइस है, उसको अगर फॉलो किया जाए तो वो इस चीज़ों से बच सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा चालान करके हम अदालत में जमा करा देते हैं। अदालत से उनको फाइन हो जाता है। आज तक किसी को इम्प्रिजनमेंट भी नहीं हुई, उधर भी कैद है। तो देखिए ना एक हाई राइज़ बिल्डिंग थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है जो उसमें जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑन रिस्क है। इंडस्ट्री में लाइफ के साथ-साथ प्रॉपर्टी वो जो उसका जो सारा कुछ है पूरी प्रोडक्शन वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो होना ये चाहिए सिविल डिफेंस को हर जगह डालेंगे तो चीज़ें इंश्योर होंगी। अब हमारा मेरा फ्यूचर में भी यानी इस तरह के हैं कि हम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसको पहले इंश्योर कर लिया जाए तो आप बाद में बच सकते हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। आपने बहुत डिटेल से जो है वो चीज़ों के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। आपका शुक्रिया बहुत-बहुत। जी, ये था आज का प्रोग्राम सिविल डिफेंस के हवाले से। नेक्स्ट प्रोग्राम में और कोई ज़बरदस्त किस्म का जो टॉपिक है या इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है या जिससे शहरियों को फ़ायदा हो, वो लेकर आने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।